जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति आवश्यक प्रश्न है। तो आप लोग क्या करिएगा, ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए में है मार्शल ने, बी में है अमर्त्य सेन ने, ऑप्शन नंबर सी में नोइस्टीन ने, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी इसका आंसर बाबू आप लोग हमें कमेंट करिए कि जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत जो है ये किसने प्रतिपादन किया था। जल्दी इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? नोइस्टीन हो जाएगा। तो जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? नोइस्टीन ने दिया था। यह क्वेश्चन को जो है ना बाबू इंपोर्टेंट मार लीजिएगा, वीवीआई मार लीजिएगा। वीवीआई का मतलब होता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में बाबू आ जाता है। तो बताइए जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो नोइस्टीन ने किया था। ये प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका सी हो जाएगा। जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया? तो नोइस्टीन ने दिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि आपका मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था? यहाँ बाबू समझिए कि मानव भूगोल अस्थिर पूछ रहा है। देखिए आपका यहाँ दो तीन को बात समझिए आप। पहला बात ये समझिए कि मानव भूगोल का जो है ना बाबू परिभाषित किसने किया था? तो याद रखिएगा बाबू आपका फ्रेडरिक रेटजेल ने किया था। वो कहा था कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन है, ये रहेगा। तो किसने कहा था बाबू? आपका फ्रेडरिक रेटजेल ने कहा था। लेकिन यहाँ दूसरा बात है, यहाँ कह रहा है कि मानव भूगोल अस्थिर, यहाँ पे देखिएगा बाबू ध्यान दीजिएगा, अस्थिर कह रहा है। तो मानव भूगोल अस्थिर क्रियाशील और मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था? तो एनएलसी सैंपल ने कहा था। यहाँ पे अस्थिर देखिएगा बाबू, आप आंख तक बंद करके क्या मारिएगा? अस्थिर दिखा, मार दीजिएगा सैंपल। अगर डायरेक्ट पूछ लेगा कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था? तो फ्रेडरिक रेटजेल ने कहा था। लेकिन मानव भूगोल अस्थिर दिख रहा है यहाँ पे बाबू, अस्थिर दिखे, मार दीजिएगा एनएलसी सैंपल। तो बताइए मानव भूगोल अस्थिर क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था? तो एनएलसी सैंपल, ऑप्शन नंबर सी। आप यहाँ पे अस्थिर देख के क्या करिएगा बाबू? आप लोग जो है ना आंसर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर बाबू 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये भी प्रश्न याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ जाता है। आप लोग आंसर कमेंट में करिएगा कि जो है ना मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं और भूगोल का जनक किसे कहते हैं। ये दोनों का आंसर जो है ना आप लोग हमें बाबू कमेंट करिएगा, मानव भूगोल और भूगोल का जनक किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बाबू 3 में है कि नियम में से कि जो है ना आपका कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए में है आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में ध्रुवीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में मरुस्थलीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो जल्दी इसका आंसर जो है ना आप लोग कमेंट करिएगा बाबू कि आपका नियम में से कौन सघन, सघन का मतलब होता है जो है ना अच्छा क्षेत्र वाला, यानी पॉजिटिव जो है ना बाबू वहां पे क्या डेंसिटी है। जल्दी बताइए यहाँ पे आप लोग, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए पे भूमध्य सागरीय प्रदेश, बी में ध्रुवीय, सी में मरुस्थलीय, ऑप्शन नंबर डी में दक्षिणी पूर्वी एशिया। देखिए यानी आपका जो है ना सघन जनसंख्या वाली अच्छा जनसंख्या यानी पॉपुलेशन क्या है बाबू वहां पे बहुत ज्यादा रहेगा। ये कहाँ पे रहेगा? तो याद रखिएगा ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहता है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। दक्षिणी पूर्वी एशिया में क्या है बाबू आपका देखिएगा तो जो है ना पॉपुलेशन की संख्या जो है ना यानी जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में। तो सघन जनसंख्या वाला कहाँ रहेगा बाबू? आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश में नहीं रहेगा, मरुस्थल में भी नहीं रहेगा, ध्रुवीय में नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया। ये भी क्वेश्चन को मार लीजिएगा बाबू इंपोर्टेंट, और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में अत्यधिक बार पूछ लिया, इस बार भी पूछेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है किस वर्ष जो है ना बाबू विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में 1830, ऑप्शन नंबर बी में 1999, ऑप्शन नंबर सी में 2001, ऑप्शन नंबर डी में है 2010। किस वर्ष जो है ना विश्व की जनसंख्या जो है आपका देखिएगा 6 अरब हो गया था। तो याद रखिएगा ये जो हो गया था आपका 1999 में। कब हो गया था बाबू? 1999 में विश्व की जनसंख्या कितना हो गया था? लगभग 6 अरब हो गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? जो है ना बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? बी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है
कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? ऑप्शन नंबर ए में है आपका देखिएगा पठारी प्रदेश में, बी में है आपका ऑप्शन ए में प्रवर्तीय, बी में है पठारी, सी में मैदानी प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी में मरुस्थलीय जो है ना आपका प्रदेश में। तो जल्दी बताइए, सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे ज्यादा जो है ना बाबू जनसंख्या कहाँ पे व्यवस्थित है विश्व में? तो याद रखिएगा ये जो है ना मैदानी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ अवस्थित है? तो मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका देखिएगा जो है 6 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 6 में है किस देश में रबर की जो है ना बाबू पौधे उगाए जाते हैं? ऑप्शन ए में रबर कृषि प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मिश्रित, ऑप्शन नंबर सी में भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रदेश में देखिएगा जो है ना आपका रबर के पौधे उगाए जाते हैं? तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा आपका रोपण फसल। हम आपको बताए थे देखिएगा आपका चाय हो जाएगा, उसके बाद गन्ना हो जाएगा, उसके बाद देखिएगा जो है ना रबर हो जाएगा। ये सब बाबू कौन सा फसल है? तो याद रखिएगा ये सब प्लांटेशन फार्मिंग है, यानी रोपण फसल है। समझे, रोपण फसल के बारे में हम पहले भी आपका लाइव क्लास में बहुत ज्यादा चर्चा किए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका देखिएगा ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि अंगूर की खेती कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए में सेरीकल्चर, बी में विटीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी में पीसीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। यह भी क्वेश्चन नंबर 7 को इंपोर्टेंट मार लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आता है बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति आवश्यक है, क्योंकि ये प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया। अंगूर की खेती क्या कहलाता है? तो भैया विटीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका बी हो जाएगा। क्या कहलाता है? अंगूर की खेती क्या कहलाता है? विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा विटीकल्चर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका देखिएगा जो है 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि चावल की खेती संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में तृण कृषि से, बी में रोपण कृषि से, ऑप्शन नंबर डी में मिश्रित कृषि, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए चावल की कृषि जो संबंधित होती है बाबू वो आपका गहन निर्वहन कृषि होती है, ना कि तृण कृषि होती है, ना कि रोपण कृषि। तो जीवन में नहीं होगा, मिश्रित कृषि भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। गहन निर्वहन कृषि हो सकता था या बाबू आपका खरीफ फसल हो सकता था। तो ये सब जो होता है ना आपका देखिएगा चावल की खेती से संबंधित होती है। ट्रक फार्मिंग होती है बाबू आपका कोई एक स्थान से किसी दूसरा स्थान एक रात में जो डिस्टेंस को पूरी की जाती है, जो दूरी को पूरी की जाती है, उसी को कहते हैं ट्रक फार्मिंग। रोपण कृषि चाय हो जाएगा बाबू आपका, रबर की कृषि की किस में आ जाएगा? रोपण कृषि में। तो ये सब याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका देखिएगा जो है डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप क्या था? ऑप्शन नंबर ए में खनन, बी में है बुनाई, ऑप्शन नंबर सी में है कृषि, ऑप्शन नंबर डी में आखेटन एवं संग्रहण। तो मानव का जो है ना बाबू प्राचीनतम क्रियाकलाप क्या था? यानी मानव जो था पहले प्राचीन काल में उसकी जो आर्थिक स्थिति क्या थी, उसको पैसा वैसा सब कहाँ से आता था? तो याद रखिएगा जो है ना उसका जो पैसा वैसा जो आता था आखेटन संग्रहण से। पहले के मानव क्या करते थे बाबू? अत्यधिक मात्रा में आखेटन करते थे। आखेटन का मतलब होता है शिकार करना। कहाँ बाबू? शिकार करना। तो याद रखिएगा जो है ना मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप क्या था? तो याद रखिएगा आखेटन एवं संग्रहण। आखेटन का मतलब होता है हंटिंग करना। क्या करना बाबू? हंटिंग यानी शिकार करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एशियन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में भारत में, बी में फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी में जर्मनी में, ऑप्शन नंबर डी में ग्रेट ब्रिटेन में। तो एशियन जो है बाबू ये कहाँ पे व्यवस्थित है? तो जर्मनी में। एशियन कहाँ है? जर्मनी में। ये भी याद रखिएगा, ये भी वीवीआई प्रश्न है। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है। तो एशियन कहाँ अवस्थित है? तो बाबू जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि डैन्यूब रेल मार्ग अवस्थित है? ऑप्शन नंबर एशिया में, बी में है अफ्रीका, सी में यूरोप, ऑप्शन नंबर डी में ऑस्ट्रेलिया। तो डैन्यूब जो है ना बाबू जलमार्ग कहाँ अवस्थित है? तो यूरोप में है। कहाँ पे है बाबू? यूरोप में। डैन्यूब जलमार्ग यूरोप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। समझो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि सवेज नहर जोड़ती है? ऑप्शन नंबर ए में है भूमध्य सागर को लाल सागर से, बी में है हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से, ऑप्शन नंबर सी में अटलांटिक को प्रशांत से, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो सवेज नहर किसको जोड़ती है? तो याद रखिएगा ये जो है ना भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। याद रखिएगा सवेज नहर किसको किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि आपका जो है ना पोत शहीद कहाँ अवस्थित है?
ऑप्शन नंबर ए में है ईरान में, बी में है आपका इटली, सी में है लेबनान, ऑप्शन नंबर डी में है मिस्र में। तो पोत शहीद जो है ये कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिएगा ये मिस्र में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। पोत शहीद कहाँ अवस्थित है, मिस्र में। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी। ये भी याद रखिएगा, ये भी जो है ना बाबू VVI प्रश्न है। तो पोत शहीद कहाँ अवस्थित है, मिस्र में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका जो है क्या कहते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि दो देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान को कहा जाता है। जब दो देशों के बीच वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बी में क्षेत्रीय व्यापार, ऑप्शन नंबर सी में स्थानीय व्यापार, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। जब दो देश के बीच, किसकी बात हो रही है यहाँ पे बाबू, जब दो देश के बीच अगर व्यापार होती है तो उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब दो स्थान के बीच व्यापार होती है तो उसे स्थल आपका कह सकते हैं, दो स्थलों के बीच व्यापार होती है। जब दो राज्य के बीच व्यापार होती है तो कह सकते हैं बाबू अंतर्राज्यीय व्यापार। जब दो जिलाओं के बीच व्यापार होती है तो आपका ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में व्यापार हो जाती है। समझे, समझे नहीं समझे बाबू, आपका जब दो देश के बीच तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड क्या कहते हैं इसे, इंटरनेशनल ट्रेड। समझे, तो ये सब आपको पता है बाबू, आपका जो है इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि राइन जलमार्ग कहाँ है। ऑप्शन ए में है फ्रांस में, बी में है जर्मनी में, सी में है पोलैंड, ऑप्शन नंबर डी में है ग्रेट ब्रिटेन। तो राइन जलमार्ग कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिएगा ये जो है ना बाबू जर्मनी में है। कहाँ पे है, जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो राइन जलमार्ग कहाँ अवस्थित है, जर्मनी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि जापान में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर ए में है 10,000, ऑप्शन नंबर बी में है 20,000, ऑप्शन नंबर डी में है 30,000, ऑप्शन नंबर डी में है 40,000। तो जापान में न्यूनतम बस्ती के लिए कुल जनसंख्या कितनी है, तो याद रखिएगा ये जो होती है आपका 30,000। न्यूनतम जो है ना आपका जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, जो नगर के बस्ती होती है तो उसका जो है ना बाबू आपका कितना है 30,000। ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए में डार्विन को मेलबर्न से, ऑप्शन नंबर डी में सिडनी को मेलबर्न से, ऑप्शन नंबर डी में है पर्थ को सिडनी को, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो है ना पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किसको जोड़ता है, तो पर्थ को सिडनी से। किससे बाबू, पर्थ को सिडनी से। ये भी इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बाबू आया हुआ था आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जोड़ता है तो पर्थ को सिडनी से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका देखिएगा 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि बोकन हिल नियम में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में है खनन नगर, बी में सांस्कृतिक नगर, सी में प्रशासनिक नगर, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो बोकन हिल जो है ये सबसे पहले कहाँ पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ये भी याद रखिएगा कहाँ पड़ता है, तो बाबू ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है बोकन हिल, तो याद रखिएगा ये खनन नगर है। यहाँ पे अनेक अनेक प्रकार के जो है ना बाबू खनिज संसाधन निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है, खनिज संसाधन। तो बोकन हिल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ पे इससे जो है ना आपका बोकन हिल में से अनेक अनेक प्रकार के कोयला हो गया, यानी जो भी बाबू आपका जो है ना खनिज संसाधन होती है वो सब क्या की जाती है, आपका निकाली जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि मसाई क्या है। ऑप्शन ए में है पर्वत है, बी में मरुस्थल है, ऑप्शन नंबर सी में है जनजाति है, ऑप्शन नंबर डी में है घास के मैदान है। तो मसाई जो है ना बाबू एक जनजाति है। और ये जनजाति अच्छा समझिएगा, मसाई क्या है बाबू आपका, यह एक जनजाति है। ये जनजाति जर्मनी में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, जर्मनी में। तो मसाई क्या है बाबू, एक जनजाति है। ये कहाँ पे रहते हैं, जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बताइए मसाई क्या है, एक जनजाति है। ये कहाँ पे रहते हैं, तो जर्मनी में रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि जो है ना नियम में से कौन तमिलनाडु का मैनचेस्टर है। ऑप्शन ए में है चेन्नई, बी में है कोयम्बतूर, सी में है सलेम, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो तमिलनाडु का जो है ना बाबू मैनचेस्टर है।
तो याद रखिएगा ये जो है ना कोयम्बतूर है। कौन है बाबू? कोयम्बतूर। नियम में से कौन जो है ना आपका देखिएगा तमिलनाडु का मैनचेस्टर है, तो कोयम्बतूर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका? देखिएगा तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझे? क्वेश्चन नंबर 20 का समझे बाबू? तो याद रखिएगा ये आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न आया हुआ है। तमिलनाडु का मैनचेस्टर क्या है? तो कोयम्बतूर। देखिए बाबू आपको जो है ना 20% ज्योग्राफी का करवा दिया है, जो आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न है 20%, वो हम सभी करवा दिए हैं। तो आप लोग को जो है ना बाबू क्लास कैसा लगा आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग को बाबू यही चैनल पे रोज क्लास मिलेगी, तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। इतना में बाबू कोई छात्र को कोई दिक्कत या कोई समस्या या कोई परेशानी है तो आप लोग हमें जरूर क्या करिएगा बाबू? कमेंट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए बाबू हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी छात्र को जय हिंद जय भारत।